तो नेक्स्ट आगे हम देखें। आगे वो लिखा है कि भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या, कार्य और कारण संबंध के ढांचे में ही करते हैं, क्योंकि यह केवल व्याख्या ही सहायक नहीं होती है, केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता है, अपितु तथ्य के पूर्व अनुमान और एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। और भौतिकीय मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं हैं, अपितु गत्यात्मक हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी, अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतःक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का अंग भूत भाग है और वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप इसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अडेप्टेशन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन माध्यम से किया है। इसका सीधा सा यही थोड़ा सा मतलब याद रखना हो तो रख सकते हैं, इससे ज़रूरत है नहीं। अडेप्टेशन इंसान ने किया ही है, प्रकृति के अनुकूल नहीं तो वो नहीं सर्वाइव कर पाता। मॉडिफिकेशंस भी करी हैं भाई हमने, जैसे गर्मियों में रहना भी सीखा, जो ठंड वाले कोल्ड डेजर्ट हैं वहाँ पे भी रहना सीखा है। तो जैसे साइबेरिया में भी लोग रहते हैं तो रहना सीखा ही है ना। तो यही तो अडेप्टेशन है, यही तुम्हारा मॉडिफिकेशन भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की व्यवस्था पर आ चुका है। इसके तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के सन्निकट परिवेश को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समूचा उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को क्षैतिज में परिवर्तन कर लिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम दक्षता को बढ़ाया है। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर अवकाश को पूर्ण करने का अवसर दिया है। उत्पादन के पैमाने और श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। अफकोर्स हुई है भाई। अब आप मान लो एक एग्जाम्पल अभी का, जब से AI आया है, हार्ड से हार्ड काम को इजी बना दिया गया है, तो दक्षता तो बढ़ी है और आसानी भी हो गई है, तो दोनों काम हुए हैं ना इसमें। तो कितना फ़ायदा हुआ है। हाँ, लेकिन जॉब भी गई हैं, लेकिन आसानी तो हुई है। ये तो तुम कह नहीं सकते हो कि आसानी नहीं हुई है। तो ये हो गया। अब आगे है ये तुम्हारा फिजिकल इन्वायरमेंट एवं मानव की अन्योन क्रिया को एक कवि द्वारा संप्रेक्ष्य में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। क्या है ये? आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़, भूभाग, मरुस्थलों का सृजन किया और मैंने फूलों की क्यारियाँ, बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव, ये है पढ़ने लायक, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। समझ रहे हो कि तकनीकी का हमने टेक का यूज़ किया तो हम कहाँ पे गए? फ्री विल की तरफ हम बढ़ने लगे, अग्रसर हुए। और ए कैसे हुआ? जहाँ से एग्जाम्पल से ही उठा लो, जैसे ए वाला दिया है, आपने मिट्टी दी, सॉइल, हमने टैग का यूज़ यहाँ कर दिया। यहाँ टैग का यूज़ किया तो हमने यहाँ क्या बना दिया? कप बना दिया भाई। और कोई है, यहाँ पे नाइट थी,
नाइट थी, हमने टैग का यूज किया, हमने दीपक बना दिया। सिंपल सा काम है ना, कितना इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी, प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीय प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतःप्रतिक्रिया संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन और संचार के साधनों के जाल और पदानुक्रम केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र के समकालीन सामाजिक रूप से भौगोलिक क्षेत्रीय समकालीन संगठन का तो वही तो है यार, कि क्षेत्रों का तुम समकालीन सब वो अध्ययन करोगे। एक प्रकार से फाउंडेशन चैप्टर है, इसमें ज़्यादा डीपली कुछ है भी नहीं, तो जो है आसानी से करते चलते हैं। अब जैसे एक है कि ये एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित होता है। प्रश्न ही प्रश्न देखने आ रहे हैं यहाँ तो हम, इसके अलावा तो हमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। भैया पहला प्रश्न देखते हैं कि कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं बिल्कुल जुड़े होते हैं, प्रकृति एवं संस्कृति क्या, प्रश्न के उत्तर देते हैं। अगला है, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वातावरण से संबंधित होते हैं। कुछ प्रश्न कैसे होते हैं कि भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वातावरण से संबंधित होते हैं, जो कहा प्रश्न से संबंधित होते हैं। अब इन द सेंस ये हुआ भाई साहब कि एक उसने कह दिया कि तुम यहाँ पे हो प्राकृतिक और सांस्कृतिक। देखो प्राकृतिक है और तुम्हारा सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है सांस्कृतिक है, तो उससे उसने पूछ लिया कि तुम्हारा प्रतिरूप पहचाने की क्या प्राकृतिक है क्या सांस्कृतिक है, इस टाइप का मामला। और जो भौतिक है, भौतिक तत्वों का विवरण से संबंधित है, कहाँ है भौतिक तत्व, वेयर इज हियर टाइप का मामला, कहाँ पे हैं, इसी सब की कहानी है ना। क्या प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, कहाँ ये है, तो इसका मतलब यही है, कुछ कारक है नहीं। सब मिलकर उक्त दोनों प्रश्नों की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की विवरण और स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रश्न में कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं, देख लो, यही बात है। से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दोनों प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जोड़ने तक भूगोल एक विषय नहीं बन सका। हमने तो समझ लिया कि क्या है और कहाँ है, लेकिन अब हमें तीसरा प्रश्न और चाहिए था, तो वो भी ढूंढ लिया गया भाई। तीसरा देखते हैं क्या हुआ कि यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों और तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा है। समझ रहे हो किससे जुड़ा है, कार्य कारण से जुड़ा है, तथ्यों के मध्य कार्य और कारण से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। हाँ मतलब कि क्या है, कहाँ है और क्यों है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि क्यों है भाई, तो ये बात है। अब इन तीनों को देख लेते हैं। मान लो कि हमारा इंडिया है, यहाँ पे हिमालय है। पहले तो हम पूछेंगे भाई कहाँ हो तुम, और ये पहली बात तो ये क्या है, व्हाट, तो फिर कहाँ पे, वेयर, और फिर क्यों है। सबसे बड़ी बात ये क्यों है भाई, कैसे बना ये, तो क्यों से हम पता लगाएंगे क्यों बना, कैसे बना, और ये क्या है, क्या तो ये माउंटेन है। और व्हाट क्या है, और कहाँ है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है और यूरेशियन से जुड़ा हुआ है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं ना। ये बात, इससे जुड़ के एक पूरा टोटल विषय बना जिसका नाम है क्या, जियोग्राफी। सिंपल सा, कितना इजी है। हाँ ये चीज़ याद रखो कि ये कैसे बना, थोड़ा बढ़िया है। कोई पूछ ले अंकल टाइप का आदमी तो उसको बता सको कि कैसे भूगोल सब्जेक्ट का बना या बन सका। एक विषय के आगे पढ़ें तो एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र मतलब कि कोर क्षेत्र से संबंधित होता है। भूगोल का कोर क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं और गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के विवरण स्थिति केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उसका स्पष्टीकरण देता है। वो तो देगा ही, हर एक सब्जेक्ट यही होता है। स्पष्टीकरण नहीं दे रहा तो सब्जेक्ट ही फिर कैसा।
मानव और उसके भौतिक वातावरण के माध्यम से गत्यात्मक अंतः प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच सहचर एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। हाँ, करता है। अब ये है, देखो, इंटीग्रेटिंग विषय भूगोल का एक समाकलन, इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में अब ये पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा खासा है। आगे देखें इसको तो फिर हम भूगोल का एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय है। भूगोल एक सिंथेसिस विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। उसके देखो, क्षेत्र का करता है, इतिहास का संश्लेषण करता है। संश्लेषण सिंथेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसिस संश्लेषणात्मक मतलब विश्लेषण टाइप का करना, किसी भी चीज़ को खोल के दिखा देना कि ऐसा है। उसके उपागम के लिए प्राकृतिक समागम, होलिस्टिक अप्रोच, प्राकृतिक समग्रात्मक होती है, होलिस्टिक अप्रोच होती है इसकी। और इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है और आज वर्तमान विश्व में एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर संसाधनों या साधनों, बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम मतलब कि ऑडियो विजुअल मीडिया, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आंकड़ों के बहुत संबंध बना दिया गया है, समृद्ध बना दिया गया है। तकनीकी के प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रचलन पैरामीटर के निरीक्षण और परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल की संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का अंतरपृष्ठ इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों के मूल का उद्देश्य है, एक मूल उद्देश्य होता है। देखो, सभी जितने भी साइंसेस हैं उनका एक ही मूल उद्देश्य होता है। वो क्या होता है? यथार्थ को ज्ञात करना, हु इज ट्रुथ, अब व्हाट इज ट्रूथ, जो भी होता है उसको डिफाइन करना, यही चीज़ है यथार्थ समझना, रियलिटी। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के सहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है, वो तो है, क्योंकि भूगोल एक अलग तो नहीं है कि मतलब इसके अलावा कोई सब्जेक्ट से इसका कनेक्शन नहीं होगा, वरना पहले अभी देखा था। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता में समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु वह समग्रता की समकालित करता है। भूगोलविद्ताओं को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। भूगोलविद्ता जो होते हैं, जियोग्राफी वाले साइंटिस्ट चाचा लोग, उन सभी को संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ, हाँ वो तो है भाई, वो सब में रखनी चाहिए, होती होगी, जिससे कि उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषण कर सकें। यह कुछ उदाहरणों की सहायता से सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, कई देशों के लिए सुरक्षा का, भाई साहब ये तो बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। ये रियलिटी है कि जब तक जियोग्राफी के बारे में जानकारी नहीं थी ना, लोग कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं पाते थे कि क्यों भाई क्लाइमेट चल रहा है, क्यों, वाई, जो भी है क्लाइमेट, क्या हो रहा है, मानसून क्या चल रहा है, एयर कैसे चल रही है, मतलब क्या हो रहा है। बस ये जियोग्राफी समझना मतलब कि पूरा सिक्योरिटी समझना है हर एक चीज़ की। इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, हम सभी जो हैं प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी हैं, मतलब जियोग्राफी के गुलाम हैं हम सभी। जियोग्राफी को हल्के में लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देख रहे हो कि जब युद्ध वगैरह लड़े जाते हैं, बॉस लड़ी जाती हैं, तो वो जियोग्राफी को पहले देखा जाता है। तुम देख रहे हो कि नेपोलियन का एक था, नेपोलियन के हारने का मेन रीज़न क्या था कि वो भाई साहब घुस गए साइबेरिया में, मतलब
गए रसिया में, घुस गए मॉस्को तक, और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि उसकी सेना जो 5 लाख के आसपास की सेना थी वो धाराशायी हो गई भाई साहब। सारी की सारी सेना धाराशायी हो गई उसकी यहाँ पे। तुम सोच रहे हो, मतलब जियोग्राफी इतना बैरियर है, इसीलिए हर एक युद्ध लड़ने से पहले जियोग्राफी को जरूर मेजर किया जाता है, उसकी कंडीशंस क्या चल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। और तो आगे चलें तो परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले, देखो परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया है। नए विश्व के देशों की चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता है। हाँ बिल्कुल भाई, जिसके पास समुद्र है तो वो तो घिरा ही हुआ है ना, तो क्या ही दिक्कत है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। बिल्कुल अफकोर्स हो सकती है। अब देखो इंडिया की बात है यहाँ पे। भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है, अफकोर्स करता है, परंतु इसमें विद्यमान जो दर्रे हैं ना वो मध्य एशिया से आक्रमणकर्ताओं और प्रवचकों को मार्ग की सुविधा भी देता है। भाई वो भी तो होंगे ना। तो समुद्र किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका को संपर्क प्रोत्साहित करते हैं। और नौ संचलन, नेविगेशन तकनीकी, तो वो तकनीकी से यूरोप देशों को भारत सहित कई एशिया एवं अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशीकरण करने में सहायता करी है ना। जब यूरोप से भाई आए हैं तो पानी के रास्ते से तो आए हैं, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गंतव्य में लिखा ही हुआ है। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये बात तो है ही। प्रत्येक भौगोलिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता रहा। यूपीएससी ऐसे खेलती है कि एक ही तत्व केवल हुआ और बाकी का कुछ हुआ ही नहीं। तो भौगोलिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भूआकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रिया, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास और एक निश्चित ऐतिहासिक पक्ष का अनुसरण किया जाता है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। निर्णय लेने का प्रतिफल तो होते ही हैं। जैसे उदाहरण है, एक स्थान ए है, स्थान ए व स्थान बी, ए स्थान और बी स्थान से 150 किलोमीटर की दूरी, 1500 किलोमीटर की दूरी पे दूरी है, ठीक है। जिससे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अगर ए स्थान व बी से 2 घंटे की दूरी पे हाँ है, यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो, या फिर 17 घंटा दूरी है अगर तीव्र रेल से चलाया जाए। किसी कारण से भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन इंटीग्रेटिंग भाग का माना जाए, कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। 3 आयाम का उल्लेख करना है भाई, कर दो, मुझे तो नहीं करना है। विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। तो करता है ये भाई, अब उसमें क्या ही समझना है। ए से लेके बी तक जाना है भाई, तुम 2 किलोमीटर दूर हो तब भी चले जाओ ना, उतना बड़ा सोचने क्या। उसमें जाओगे तो उसके बीच में तुम्हें जो मिलेगा, वहाँ की जलवायु चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज होगा। हाँ तो 2 किलोमीटर में नहीं, 2000 किलोमीटर तो चेंज होगा ही। वहाँ की जो मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, उसका कल्चर चेंज होगा, उसका एग्रीकल्चर हाँ हो सकता है चेंज हो भाई। जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट में चाय बन रही है, मतलब चाय उगाई जा रही है, तो हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ में है वहाँ पे गेहूँ उगाया जा रहा है, चावल उगाया जा रहा है। सिंपल सा काम है ना, ईजी है ब्रो, बिल्कुल ईजी। आप भूगोल की शाखाएं हैं, ब्रांचेस, तो इसमें क्या है, ब्रांचेस में क्या ही होता है। अब पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। 1.1 का अध्ययन करते हैं, थोड़ा रुको, पहले हमें पढ़ लें एक बार। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। तो प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम हैं।
विषय वस्तु मतलब क्रमबद्ध होता है प्रवक्त। ये याद रखो गाइस, ये याद रखो कि जो इसका अध्ययन करते हैं ना, भूगोल की दृष्टि से अध्ययन, दो उपागम होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा क्रमबद्ध मतलब विषय वस्तुगत, एक होता है प्रदेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल होता है। ये वही होता है ना सामान्य भूगोल, मतलब विषय वस्तु क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, इस टाइप का मामला है ना। ये उपागम एक जर्मन भूगोलविद्ता, इन दाऊ साहब को याद रख लो थोड़ा सा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1769 से 1859 द्वारा प्रवर्तित किया गया था, जब प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे वैज्ञानिक जर्मन भूगोलविद्ता कॉलर रीटर द्वारा किया गया था। देखो यही बात है इम्पोर्टेंट कि जो है ना, जो क्रमबद्ध वाले दादाजी थे तो उसमें ये था कि जो क्रमबद्ध है ना, क्या लिख देते हैं, जो विषय वाला है सब्जेक्टिव टाइप का मामला है, तो वो थे तुम्हारे हम्बोल्ट भाई साहब। और ये तुम्हारे जो प्रदेशिक किया ना, प्रदेशिक उपागम है, उपागम को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, तो ये थे हमारे कॉल रीडर। ये याद रखो कि ये कभी पूछ ले, स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे हो तो भाई याद रख सकते हो, सीएपीएफ वगैरह में भी पूछ लें, आजकल कुछ पता नहीं है क्या भी पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं भाई। तो एनसीईआरटी तो लाइन वाइज याद रखनी ही पड़ेगी। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरा विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। लो, विषय वस्तुगत जो होता है सब्जेक्टिव टाइप का, उसका तो पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो वह सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत रेखीय वन, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले वन, कोणधारी वन जो भी हैं, मानसून वन की पहचान का विवेचन। मतलब अगर आपके लिए कोई नेचुरल वेजिटेशन की व्याख्या करनी है ना, मतलब देखना है तो आप उसको वर्ल्ड वाइड देखोगे, फिर आओगे तुम नीचे पे, फिर अंदर आओगे, फिर एक तुम स्टेट में आ गए, मान लो किसी स्टेट के अंदर, फिर देखोगे तुम फॉरेस्ट टाइप। ये है मामला, इसके अलावा कोई मामला है ही नहीं। आगे चलें तो आगे एक सेकंड बस थोड़ा ये देख लें, क्यों भाई ब्लर हो रहे हो। प्रदेशों को उपागम विश्व को विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर प्रदेशों को विभक्त किया जाता है। हाँ वो तो है ही। प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक और निर्दिष्ट नियमित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश तथ्यों का अध्ययन समग्रता, विविधता में एकता की खोज। तो लेक्चर मार दिया यार अच्छा वाला, विविधता में एकता की खोज। वाह। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। तो द्वैतवाद का मतलब दो चीज़ें टाइप का। इसका प्रारंभ में ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैत मतलब द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते हैं, परंतु बाद में स्वीकार किया गया मानव धरातल पर समकालीनता का भाग है, तो वह प्रकृति का अनिवार्य अंग भी है। इस सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलापों पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। भूगोल कब बढ़ती है, बस मतलब एक फिजिकल ज्योग्राफी है, वो तो भाई नेचर ही डिपेंड करता है। अब जो मानव क्रियाएं हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो उनसे ह्यूमन भूगोल का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। अब जैसे ए है, तो अब इसको समझने के लिए अब भूगोल के क्षेत्र हैं भाई, है मतलब कि क्षेत्र मतलब रीजन्स मान लो कुछ भी। तो अब ऐसे तो हैं ही, देखो अब मौसम विज्ञान है भाई, जो बहुत सारे हैं यार इसके अंग, तो ये आप खुद ही देखना, इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं।
कितनी चीज़ें हैं मानव भूगोल। पर्यावरण जुड़ा हुआ है तो पर्यावरण भूगोल है, मानव शास्त्र है तो सांस्कृतिक भूगोल है। भूगोल एक बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शनल लेने में थोड़ा तो हिचकिचाना चाहिए कि जियोग्राफी ना लिया जाए। वास्ट सिलेबस है और थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए भाई जिसको लेना है वो ले भी सकता है। मेरी राय में तो नहीं है कि आप लीजिए। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भूगोल की शाखाएं भौतिक फिजिकल जियोग्राफी है। ऐसा आप थोड़ा याद रख लो, फिजिकल जियोग्राफी में क्या क्या आता था भाई। अब भूआकृति विज्ञान आ जाएगी। भूआकृति विज्ञान, भूआकृति उसके क्रम, विकास और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जलवायु विज्ञान है, जो जल विज्ञान है, समुद्र में हम पढ़ेंगे इसको। अभी सब है, देखो जो कि ये बनाए ये सब आप देखिए, इसमें कुछ खास है नहीं कि आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा कि ये सब पढ़ो। ये भौतिक है माना, पहला है हमारा। पहला काफ़ी लंबा चौड़ा है तो हम पहले छोटे देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र है इसका, मान लो एक, इसमें भौगोलिक चिंतन वाले, मानव पारिस्थितिकी और भू एवं मानव पारस्परिक क्रियाएं, विधि एवं तकनीकी। हद है भाई, विधि एवं तकनीकी भी इसमें होता है। हाँ, जैसे मानव चित्रकला, अब इसमें मैपिंग मान सकते हो, इसमें मैपिंग, लेकिन मैपिंग एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण होता ही होता है। मात्रात्मक तकनीकें, भू सूचना, जियो इन्फॉर्मेशन, GSI, ये सैटेलाइट वगैरह से GLIS, ये सब चीज़ें ये भी हैं। एक ये अलग ही है, ये तुम्हारी ह्यूमन जियोग्राफी है। ये तुम्हारा, और ये तो तुम्हारा मोस्ट है ही है, ये तो UPSC का फेवरेट है। और ये भी है, ये भी तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। अंतःपृष्ठ भूगोल, जीव भूगोल। अब देखो, अभी जो तुम्हारा था भौतिक भूगोल का सिस्टम, तो इसमें क्या क्या है। इसमें ये तुम्हारा जो है ना, भू आकृति विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने UPSC की दृष्टि से। UPSC, CSC, PCS और मतलब जो है सिविल सर्विसेज टाइप के एग्ज़ाम हैं उनमें तो है ही, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ही। मृदा सॉइल जियोग्राफी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पर्यावरण, हाँ ये सब इन्वायरमेंट थोड़ी बहुत पढ़ते ही हैं, लेकिन ये तो हम पढ़ते हैं नहीं, लेकिन इसका पार्ट देख लो, पादप भूगोल, प्लांट पारिस्थितिकी, हम इन्वायरमेंट में अलग से ही पढ़ते हैं। असल में इन्वायरमेंट और जियोग्राफी थोड़ा जुड़ा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक समाज में संस्कृति को हम देखते ही हैं, जनसंख्या बस्तें देखते ही हम पढ़ते हैं, आर्थिक चीज़ें हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं सेवाएं, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टाइप की तीनों सेवाएं देख लेते हैं, तो ये हम पढ़ते ही हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते ही हैं हम, इंडस्ट्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये तो UPSC का फेवरेट भी है, एक पार्ट ये भी है। और ये पॉलिटिकल हम कम पढ़ते हैं और देखते भी ज़्यादा है नहीं, लेकिन देख लो, ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, देख लेते हैं। ग्रामीण है, नगरीय, भाई अर्बन है, रूरल है, क्या चल रहा है, ये तो देखना ही पड़ता है। आगे चलें, आगे वही सब लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। तो जैसे ये है भूगोल वाला, वही सब लिखा हुआ है, मैप से समझ लिया काफ़ी है ये। भौतिक भूगोल और उसका महत्व भी दिया है, ये सब। अब महत्व क्या होगा भाई, फिजिकल जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी का महत्व एक बार और देख लेते हैं यार, पढ़ लेते हैं क्या ही जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवों, उनके कार्यों का प्रभाव का अध्ययन होता है। जल विज्ञान में ना, ठीक है। अब मृदा भूगोल है, जैसे सॉइल जियोग्राफी है। जैसे सॉइल जियोग्राफी है हमारी, तो यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मृदा के प्रकार को अध्ययन करेंगे हम, इसमें उनका उत्पादकता स्तर, विवरण, उसके उपयोग, इन सब के बारे में जानेंगे। अब ह्यूमन जियोग्राफी में हम एग्रीकल्चर वगैरह, सॉरी,
कल्चर, कल्चर के बारे में बताया। इसके अंतर्गत समाज और उसकी स्थानिक प्रादेशिक गंत्यात्मकता। डायनेमिज्म, डायनेमिज्म समाज में योगदान सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो समाज कैसे क्या फला फूला बड़ा है, सब जनसंख्या एवं अधिवास, तो वो तो यही भाई कि गांव में जनसंख्या क्या चल रही है, ग्रामीण में क्या चल रही है, मतलब सॉरी ग्रामीण में नगर में क्या है, रेशियो क्या चल रहा है, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, जेंडर रेशियो टाइप का मामला। और प्रवास क्या है भाई, प्रवास ऐसा क्या चल रहा है कि शहर में जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, और व्यावसायिक संरचना क्या है, इन सब के अध्ययन करेंगे। ये पूरा होता है, मतलब इस टाइप का मामला ये है अपना। आर्थिक भूगोल में यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, परिवहन, स्थान तत्व, सेवाओं का अध्ययन। ऐतिहासिक भूगोल यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र में संगठित करती हैं प्रत्येक प्रदेश वर्तमान में स्थिति आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों। ऐतिहासिक में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ लेंगे ये होगा। और राजनीतिक भूगोल में तो राजनीतिक दृष्टिकोण से घटनाओं को देखा जाता है, और यह सीमाओं को पढ़ेंगे हम। निकटस्थ हम अपने पड़ोसी देशों को देख लेंगे, पाकिस्तान पगला मगला जैसे देश है, इन सबको देखना पड़ेगा। ये है यहाँ, ये है, ये वाला है, इन सबको देखना पड़ेगा। तो तुम्हारा हो जाएगा पॉलिटिकल। और आगे चलें तो ये जीव भूगोल, तो भाई ये जियो, इसमें है तुम्हारा फलस्वरूप जो भी है इंटरफेस। जीव भूगोल पशुओं, उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल में वनस्पति के बारे में जान लेंगे। पारिस्थितिक विज्ञान के बारे में प्रजातियों के बारे में जानते हैं। पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण पर्यावरणीय प्रतिबोधन फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, ये तो इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण, संरक्षण, भाई यहाँ से तो यूपीएससी हर साल ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये हमारे इसमें नहीं होता है, पर्यावरण में ही पढ़ते हैं हमें सब। प्रादेशिक उपभूकंप, बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय क्षेत्र, ग्रामीण इलाके, प्रादेशिक, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का है। अभी इसे शाखाएँ हैं, बहुत सारी बट गई हैं। प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, विश्लेषण, प्रादेशिक योजनाएं, इन सब का अलग अलग क्राइटेरिया है जो कि इसमें तो नहीं मिलने वाला है पढ़ने को। विविध एवं तकनीकी, भाई तकनीकी में जीआईएस पढ़ ही लेते हैं, जीपीएस, ये सब हम साइंस टेक में पढ़ते ही हैं। साइंस टेक में हम सब रैपिड पढ़ लेते हैं सीधा सा मतलब है। तो उपयुक्त विश्लेषण, अब ये सारा उपयुक्त विश्लेषण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उपयुक्त पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी ढांचे में बनाया पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जो पहले हस्तनिर्मित मानचित्रण तकनीकी थी, अब संगणक, कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर नहीं लिख पा रहे थे भाई साहब ये लोग, कंप्यूटर निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई है। ऑफकोर्स तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचना कोष देता है, इंटरनेट सूचना ही के लिए बना हुआ है, तो उसका ही मतलब है। तो आधार पर जीआईएस ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है, ऑफकोर्स माय डियर फ्रेंड। और वैश्विक स्थिति है तंत्र, जीपीएस बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी के गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ विश्लेषण की क्षमताओं को बढ़ा दिया है। आप तकनीकों को कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल प्रयोगात्मक में, तो प्रयोगात्मक पढ़ लेना गाइस जिसको भी पढ़नी हो, मतलब जो कोई 11th का पढ़ रहा हो तो पढ़ सकता है। आजकल तो 11th में कौन लेता है आर्ट, सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करते हैं। यह भूगोल की शाखाओं के महत्व को बताता है, युक्त संगत। देखो अभी ध्यान से, जो फिजिकल जियोग्राफी है वो क्या बताता है इसको, भू आकृतियाँ, फ्लो, उच्चावच, हाईलैंड्स टाइप का मामला, वायुमंडल,
वायुमंडल की बनावट, संरचना, तत्व, मौसम, जलवायु, तापमान, वायु दाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार। गाइस से पहले बता दिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही हम आगे पढ़ने वाले हैं और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है। यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ लेती है यहाँ से। अब जैसे जलमंडल पढ़ेंगे हम, दैट्स की भाई हट जा रहे। अब जलमंडल है तो देखो, समुद्र पढ़ेंगे, सागर पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, जल परिमंडल, संबंध क्षेत्र, जैव मंडल, जीवों के स्वरूप, मानव, बृहद जीव, पोषक, क्रम, खाद्य श्रृंखला, प्रचलन, ये सब इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बन ही जाते हैं, हर साल। मिट्टियाँ, मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। मूल, चट्टान, जलवायु, जैविक क्रियाएं कालावधि पर निर्भर करती हैं। ये सब चीजें चल रही हैं भाई साहब, समझ आ रही है बात? तो ये यहाँ से क्वेश्चन, अब ये पूरा बता दी इम्पोर्टेंस क्या है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। यही टॉपिक हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। वो कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है और मृदा पर इसका प्रोफाइल, के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व जो है ना, भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, तो किसके लिए करेंगे? कृषि कार्य के लिए तो करेंगे भाई। जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित होती, जैसे झारखंड देख लो। वनों, पर्यटन स्थलों, आधार, निम्न क्षेत्रों में जल प्रदान, नदियों के स्रोत रहते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित कर। आपको देखो, अगर जहाँ बर्फ गिरती होगी तो भाई वो सिंपल सा घर ऐसा तो बना नहीं पाएगा, जमेगा, उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना भाई। जब पेड़ों ने अपने आप को ढाल लिया, जब कोणधारी वन ऐसे होते हैं, तो इसीलिए तो ढाला कि भाई जब बर्फ आएगी, आइस आएगी तो सीधा निकलती जाए, समझे? इसीलिए बस भाई पेड़ों ने ढाला तो इंसानों को तो पहले ढलना पड़ेगा, क्योंकि इंसान तो और क्या कहता है, रैन की पुतरिया है, अर्थात बेसन की पुतरिया। एक कहावत है। जलवायु का वनस्पति, शास्पति रोग, पशुपालन एवं कुछ उद्योग आदि के लिए गंभीर प्रभाव पड़ता है भाई। देखो, कोई चीज फायदा दे रही है तो नुकसान भी देगी, सीधी सी बात है। तो यही चीज है और कुछ है ही नहीं। सीमित क्षेत्रों में जलवायु अपरिवर्तन मॉडिफाई कर देता है, जैसे एयर कंडीशनर, वायु शीतलक, तापमान, वर्षा, वनों के घनत्व, घास प्रदेश की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली गतिमान प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जलधारक एक्वीफायर को पुनर्वेशित रिचार्ज कर कृषि एवं भूगोल कार्यों के लिए जल उपलब्धता संभव कराती है। हम संसाधनों का भंडार, समुद्र का अध्ययन करते हैं, मछली, समुद्र, ऐसी सब चीज़ें हैं, उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मैग्नीज पिंड भाई, जो नेट डूल्स हैं, इस पे तो लड़ाई चल रही है पूरे समुद्र में कि ओशियंस पे कौन ज़्यादा भारी पड़ता है। इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। नूडल्स, नवीकरण संसाधन, ये सब अनेक आर्थिक क्रियाएं प्रभावित करती हैं। उर्वरकता निर्धारित सांस्कृतिक प्रेरित, जैसे पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं, इन सब के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब होना है, मतलब जब सब चीज़ें ठीक चलेगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संसाधन, मानव संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करते, तकनीकी सहायता से बढ़ते हुए उपयोग के लिए। कुछ नहीं है, यही है। ये भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार रट सकते हैं, रटना हो तो बस और हो गया। अगले चैप्टर से अच्छे से करेंगे।